हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज 11th लेक्चर है बच्चों। और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, गोलीय पृष्ठ बच्चों दो प्रकार के होंगे, एक उत्तल एक अवतल। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आज निकालेंगे और फिर निकालेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी हम गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? फॉर्मूला या एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो देखें बच्चों किस तरीके से इसको हम एक्सप्रेशन को प्राप्त करेंगे। जैसे देखें बच्चों, एक पारदर्शी माध्यम का एक ये अवतल पृष्ठ है, ये सा पृष्ठ हो गया अवतल, अंदर को धंसा हुआ है। बात ध्यान से समझना, जैसे ये मान लो कांच का भी हो सकता है या किसी अन्य पारदर्शी माध्यम का है। इधर माध्यम अलग है, इधर माध्यम अलग है। ये है माध्यम 1, जैसे यहाँ एयर हो यहाँ गिलास हो, माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक है बच्चों n1। और ये है माध्यम 2 और जिसका अपवर्तनांक है n2। और इस माध्यम को मैंने मान लिया है सघन और इसको विरल। ये इधर का माध्यम कैसा है? विरल है। तो बच्चों हम इधर सघन इधर विरल कर सकते हैं, ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो ये जो अवतल गोलीय पृष्ठ है, ये आपको दिख रहा है अवतल गोलीय पृष्ठ, इसका जो मध्यबिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है P हो गया। इससे एक क्षैतिज रेखा खींच दी जाए ध्रुव से जाती हुई तो ये मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इसका इस पूरे गोले का अगर मैं इसको पूरा गोला बनाऊं तो उसका जहां भी सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा C, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र हो गया बच्चों, C हो गया। और C तक की जो दूरी होगी पोल से, सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? इस गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से। बच्चों ये दर्पण नहीं है, इस साइड में हमने पॉलिश नहीं की है, इसमें से प्रकाश पार गुजरेगा, ठीक है। अपवर्तन हो रहा है, यहाँ दर्पण नहीं है, पॉलिश नहीं की है। ये पूरा एक ही माध्यम है, जैसे ये पूरा कांच का बना होता है। ये पृष्ठ समतल न होकर एक गोलीय पृष्ठ है, इसलिए ये अवतल गोलीय पृष्ठ हुआ। ये उसका वक्रता केंद्र हुआ। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बिंदु O पर, ठीक है बच्चों। तो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है P से, यहाँ से, वो कितनी होती है? U, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये हमने बिंदु वस्तु ली है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। एक प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, देखें बच्चों आपतित किरण हो गई। यहाँ पर अब माध्यम बदल गया, अब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी, अपवर्तन की घटना होगी। किधर को मुड़ेगी? पहले अभिलंब खींचेंगे। इस बिंदु से अगर मैं C को मिला दूं तो ये अभिलंब होगा। ये बात दर्पण में भी पढ़ाई थी कि गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंब खींचना हो तो उसको C से मिला दीजिए, वही हमारा अभिलंब होगा। तो ये बच्चों देखो मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये अभिलंब है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये किरण वैसे इस रास्ते पर जानी चाहिए थी, सीधी ऐसे जाती, अगर माध्यम नहीं बदलता तो। ये नॉर्मल हो गया अभिलंब। तो अब ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये किरण इधर को हो जाएगी बच्चों, इधर को ही तो होगी, इधर को मुड़ गई। तो यहाँ पर फिगर थोड़ा वैसा बना है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, या मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, चलिए मोड़ देता हूँ, इधर न जाके इधर को,
ठीक। तो ये किरण और एक किरण अगर ऐसे ले जाएंगे तो ये सीधी निकल जाएगी, अविलंबवत गिरेगी। तो ये दोनों फैल रही हैं आगे, तो आगे तो नहीं मिलेगी। इसको अगर मैं पीछे हटाता हूँ, जो किरण मुड़ी है ये वाली बच्चों, इसको अगर मैं पीछे हटाऊँ तो ऐसा लगेगा यहाँ से यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, एक ये वाली और जो इधर को जा रही थी। तो यहाँ आभास होगा कि यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ आभासी बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। प्रतिबिंब कैसे बनता है ये मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब बच्चों यहाँ ये जो किरण है वो थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि देखने में दिख नहीं रही है, तो फिगर को थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि और क्लियर बने, तो मैं इस रेखा को बच्चों, जिससे कि आप इसको देख सकें, इसको मैं और ऊपर कर देता हूं, जिससे मैं किरण को और ऊपर दिखा सकूं। अब यहाँ पर किरण दिख जाएगी बच्चों, किरण ये इधर मुड़ गई है। ठीक है, ये अब दिख रही होगी। वैसे इस रास्ते पे जानी चाहिए थी, ये अविलंब है, तो इस रास्ते पे न जाके इधर को मुड़ी है ये। अब दिख रही होगी बच्चों, फिगर में साफ दिख रही होगी। तो देखें, ये आपतित किरण थी, सी से मिलाने वाली रेखा अविलंब थी, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच ये जो कोण बना बच्चों, ये कितना कोण बना, आई। ये कोण कितना है, आई। आपतन कोण आई हो गया। अपवर्तित किरण ये है, अभिलंब ये है, ये जो कोण बना ये कितना हो गया, आर। ठीक है, ये आर हुआ। यहाँ से मैं लंब गिरा देता हूँ, इसको मैं एम मान लूँ इस पॉइंट को, तो यहाँ से एक लंब गिराता हूँ, तो ये पॉइंट हो गया एन। ठीक है, इसकी हाइट में मान लेता हूँ एच, इस कोण को मान लेता हूँ एल्फा, इस कोण को बीटा, इस कोण को गामा। ठीक है, बात समझ में आती जा रही होगी। इमेज तक की दूरी जो प्रतिबिंब बना, वो दूरी ध्रुव से कितनी दूरी पर है, v दूरी पर, और केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। तो बच्चों ये रे डायग्राम मैंने बना दिया है। अब इसी से हम एक फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। तो देखें, पहले हम i और r में इनमें रिलेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। पहले स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना होगा बच्चों, 1n2, क्योंकि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, और इसको n2 बटे n1 भी लिख देते हैं। इनके ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं, ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही तो हुआ, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखें, त्रिभुज OMC देखिए, त्रिभुज OMC में देखें, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको OMC, इसमें ये जो कोण है ये बहिष कोण है। ठीक है, तो दोनों अंतः कोण के बराबर होगा, गामा बहिष कोण है, और बहिष कोण शेष दो अंतः खंडों के योग के बराबर होता है। अतः गामा बराबर कितना आ गया बच्चों, गामा बराबर बहिष कोण ये है, तो इन दोनों अंतः कोणों के बराबर होगा एल्फा प्लस आई के। अल्फा प्लस, हाँ बेटा कुछ कह रहे, एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों ये समझ में आ गया, गामा बराबर हो गया एल्फा प्लस आई, तो यहाँ से आई निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, गामा माइनस एल्फा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही अब देखिए त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज में आइए OIM या OMI में, OMI में, OMI, तो ये वाला कोण बहिष कोण हो गया, तो इसके और इस कोण के बराबर होगा जोड़ के, तो में बीटा बहिष कोण है। बीटा कैसा है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है, बहिष कोण है। अतः ज्यामिति से आपने ज्योमेट्री में ये पढ़ा है कि जो बहिष कोण है शेष दो अंतः कोणों यानी इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो गामा बराबर एल्फा
प्लस दिस एंगल। अब दिस एंगल कितना है उसको देखें बच्चों। देखो ये वाली किरण ये होती, ये यही तो होती, अगर ये सीधी जाती तो। ध्यान से देखना, हमें ये कोण निकालना है, ये अभिलंब है, अभिलंब ये है, ठीक। तो इसके और इसके बीच का जो कोण बना वो ये वाला कितना रह गया, ये देखें, ये कोण, इस रेखा को पीछे बढ़ाइए, ये आर है, ये ऊपर वाली जो दो लाइन हैं उनको पीछे देखिए, ये आ गई, ठीक। और देखें ऊपर वाली लाइन तो आ गई ये, ठीक। और जो बीच वाली लाइन है वो है ये मिडिल में। तो ये कोण भी, ये वाला कोण आर है तो ये भी आर हो गया, ये आर है तो ये आर, ठीक है। बोलें, बात समझ रहे हैं। ऊपर क्योंकि ये दो ही तो रेखाएं हैं, ये जैसे ये दो रेखाएं ऐसे काट रही हों तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं बच्चों। तो वही स्थिति ये है, देखें बीच वाली लाइन ये, ऊपर वाली लाइन ये, ऊपर की दोनों लाइन के बीच का एंगल आर, तो ये एंगल भी आर, तो ये कितना रह गया, और ये पूरा एंगल है आई, तो ये एंगल रह गया आई माइनस आर, ये वाला एंगल आई माइनस आर रह गया, तो प्लस आई माइनस आर। तो बीटा इक्वल्स टू आ गया एल्फा प्लस आई माइनस आर, ठीक है। अभी आगे सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, तो बात ये चल रही थी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस हो जाता है। तो हाँ बच्चों, इस त्रिभुज OMI में देखा तो बीटा, अल्फा, आई और आर तीनों आ गए। वैसे हम अब अल्फा प्लस आई के स्थान पर यहाँ गामा भी रख सकते हैं, अल्फा प्लस आई के स्थान पर गामा, तो बीटा बराबर गामा माइनस आर हो जाएगा। तो बीटा बराबर, देखिए अल्फा प्लस आई था उसकी जगह गामा, तो गामा माइनस आर, तो आर निकाल लिया, आर बराबर कितना आ गया, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 3। मैं ये देखूं बच्चों स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। देखो इसी काम को हम इस त्रिभुज से भी कर सकते थे बच्चों। ये जो आया है ना, ये मैंने ऊपर वाले त्रिभुज से देख लिया, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से निकाल कर दिखा देता हूँ। त्रिभुज IMC में देखें, अगर त्रिभुज IMC में, तो इसमें गामा बहिष कोण है, गामा बहिष कोण है इस वाले त्रिभुज में। बीच वाली लाइन देखिए और ये देखिए, तो गामा इक्वल्स टू हो गया बीटा प्लस आर, तो आर बराबर बीटा माइनस गामा हो गया। वो सॉरी गामा माइनस बीटा उल्टा लग गया बच्चों। आर बराबर गामा माइनस बीटा। देखो तब भी वही इक्वेशन आई, तो चाहे ये भी इक्वेशन 3, एक ही बात है, मैंने दूसरे तरीके से निकाल के दिखा दिया है। चाहे इस त्रिभुज से कर लीजिए, चाहे इस त्रिभुज से कर लीजिए, एक्सप्रेशन सेम आया है, तो इसलिए मैंने उसको सेम ही इक्वेशन दे रखी है। अब आगे चलेंगे बच्चों। देखें अगर दर्पण का द्वारक ये छोटा हो तो जो लंब गिराया है वो पी के काफ़ी नज़दीक होगा, पी के काफ़ी नज़दीक होगा। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं आगे की क्रिया करता हूँ। तो देखें बच्चों, आप देखते भी रहिए कि मैं यहाँ से क्या हटा रहा हूँ बोर्ड से। देखिए एक तो ये लाइन में हटा रहा हूँ, ये इन एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो आपको ध्यान रहेगा ही, ठीक है। अब मैं यहीं लिखता हूँ बच्चों, देखो यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो बिंदु N P के या बिंदु P के, यहाँ पर ये लिखते हैं बिंदु P के अति निकट होगा। यानी ये बिंदु इसके बहुत निकट होगा।
या ये कह लें कि ये किरणें अक्ष के काफ़ी समीप जा रही हैं। अगर मान लो ये किरण जो हमने यहाँ आपतित की है, यहाँ आपतित की होती तो यहाँ से जो मैं लंब गिराता तो देखें कितने नज़दीक आ रहा है, ये बिंदु N फिर यहाँ होता। यानी जो किरण हम वहाँ आपतित करके दिखा रहे थे, किरण हमारी ध्रुव के नज़दीक हो, मुख्य अक्ष के नज़दीक इस पर आपतित होती है, तब भी हमारा बिंदु N P के बहुत निकट पहुँच जाएगा। तो CN दूरी को मैं CP लिख सकता हूँ, IN दूरी को IP लिख सकता हूँ, क्योंकि N पॉइंट वेरी क्लोज टू पॉइंट P, बहुत निकट पहुंच गया है। ON दूरी को मैं OP लिख सकता हूं, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी उस गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाएंगी। और इस स्थिति में I और R भी छोटे होंगे। क्या होंगे? I व R छोटे होंगे। तो साइन I के स्थान पर मैं I लिख दूंगा, साइन R के स्थान पर R लिख दूंगा, तो ये रह जाएगा I/R बराबर N2/N1 बराबर 1N2। वो अभी मैंने यहाँ समझा दिया क्योंकि मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या होगा बच्चों? I व R भी बहुत छोटे होंगे। जब कोण छोटा होता है उस स्थिति में तो साइन I के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? I, और साइन R के स्थान पर R। तो क्या हो जाएगा? अभी जो समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 से अभी आपको ध्यान होगी, अभी समीकरण यहाँ लिखी थी साइन I/साइन R। तो अब मैं क्या लिखूंगा? I/R, I/R बराबर N2/N1 बराबर 1N2। ठीक है बच्चों, ये बात। अब I और R के ये जो मान मैंने निकाले हैं समीकरण 2 और 3 से, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। समीकरण 1 का रूप ये हो गया। अब मैं अलग से लिख लूँ बच्चों, देखो आपको दिखाना भी तो है। I बराबर गामा माइनस अल्फा है, समीकरण नंबर 2 है ये, और R बराबर ये समीकरण 3 लिखी ही है, गामा माइनस बीटा। तो ये मान मैं यहाँ पुट करता हूँ इस समीकरण में। यहाँ जो समीकरण अभी लिखी थी बच्चों मैंने कहाँ लिख दी? वो लिखी हुई है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण क्या लिखेंगे अब? समीकरण 2 व 3 से I व R के मान रखने पर, तो I के स्थान पर गामा माइनस अल्फा बटे R के स्थान पर गामा माइनस बीटा, ठीक, बराबर N2/N1 कर लूँ या 1N2 कर लेता हूँ, केवल कोई फ़र्क नहीं पड़ना है बच्चों, 1N2। और इसको सिंपली बार बार 1N2 लिखना पड़ रहा है, मैंने N लिख लिया, बराबर इसको अभी N मान लिया है, ठीक से मान लिया है 1N2 को। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, बार बार 1N2 नहीं लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिख देंगे। तो गामा माइनस अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों? N इंटू गामा माइनस बीटा। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब हम अल्फा बीटा गामा के मान निकालेंगे इन ट्राइंगल्स के द्वारा जो हमें समकोण त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 3 समकोण त्रिभुज, एक OMN, एक IMN, एक CMN, ठीक है। तो ये लाइन में ही लिखी रहने देता हूँ, आगे लिखता हूँ समकोण त्रिभुज हाँ, उससे पहले देखो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। अल्फा बीटा व गामा छोटे होने पर अल्फा को मैं लिख सकता हूं बच्चों tan अल्फा, ठीक। बीटा को लिख सकता हूं tan बीटा, और गामा को लिख सकता हूं tan गामा। ये भी मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी होती है, जब एंगल्स छोटे होते हैं उस केस में हम ये लिख सकते हैं। तो अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं, फंक्शंस जो हैं, इन्हीं से हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट लें इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम मान निकाल रहे हैं अल्फा बीटा गामा के। तो बच्चों ध्यान से समझते चलना, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है मैथमेटिकली, कितने इजी
बे से सॉल्व होता चला जा रहा है, कहीं किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखें अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो ये इस त्रिभुज से OMN से tan अल्फा बराबर लंब दैट इज H बटे आधार कितना हो गया ON। अभी हमने बताया था कि n बिंदु P के अति निकट है, तो ON के स्थान पर मैं OP लिख सकता हूं बच्चों, H/OP। ठीक है, अब OP कितनी होगी, ये दूरियां ध्रुव से नापी जा रही हैं। चिन्ह प्रपाटी हमने दर्पण में पढ़ाई थी, वही चिन्ह प्रपाटी यहाँ लागू होगी। यहाँ भी ध्रुव से ही दूरियां नापी जाएंगी। आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और OP दूरी P से इस दिशा में नापी जाएगी। देखो आपतित किरण ये थी, ये वाली, और हम दूरी नाप रहे हैं P से इसके विपरीत दिशा में। तो PO जो दूरी है U है, तो अब PO दूरी को हम कितना लेंगे, -U, क्योंकि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। ये किस त्रिभुज से आया बच्चों, ये आया है समकोण त्रिभुज OMN से। ये बात याद रहेगी, समकोण त्रिभुज OMN से। ऐसे ही अब बीटा निकालिए, tan बीटा बराबर लंब यानी H और आधार बीच वाले ट्रायंगल से। देखें IMN से आधार हो गया IN, वही लंब तो H ही रहा, और ये दूरी ऊपर की ओर नापी जा रही है। ऊपर पॉजिटिव होती हैं, मुख्य H से ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और इधर की नेगेटिव होती हैं, तो H तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो H बटे IN, और IN के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, IP, और IP दूरी हमारी V है, लेकिन इस दिशा में नापी जा रही है, तो -V। समीकरण नंबर 6 ये किससे आया, त्रिभुज IMN से। ठीक है, ऐसे ही गामा निकालते हैं बच्चों। तो गामा इक्विवेलेंट टू tan गामा बराबर H बटे आधार CN, और CN को क्या लिखेंगे बच्चों, CP, और CP कितना हो जाएगा, आपको पता है R है, लेकिन इधर ही नापी जा रही है, तो माइनस की लेंगे, -R। ये आ गई समीकरण नंबर 7। ये किससे आया, त्रिभुज CMN से। अब ये अल्फा बीटा गामास की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। ये समीकरण नंबर 4 लिखी हुई है, आप देखते जाना, मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करता जाऊँगा समीकरण 4 में रखने पर। ये हटा दें, गामा माइनस अल्फा, तो गामा के स्थान पर क्या लिखूं, H बटे -R। ठीक, माइनस अल्फा के स्थान पर क्या लिखूंगा, H बटे -U, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, H बटे U बराबर N इंटू गामा। गामा के स्थान पर बच्चों अभी बताया था H बटे -R। ठीक, और माइनस बीटा, बीटा के स्थान पर -H बटे B, तो प्लस H बटे B हो गया। क्लियर, H हर जगह से कॉमन आ रहा है, इसे हटा दूं अब मैं, क्योंकि ये तो आप नोट कर चुके हैं। अब इधर भी हटा ही देते हैं अब ये चीज़ें, अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो देखें H सब जगह से हटा दिया, डिवाइड कर दिया मैंने H का, तो यहाँ रह गया -1 बटे R प्लस 1 बटे U बराबर N का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, H हटा दूं, N बटे -R प्लस N बटे V, ये बचा। ठीक है, N बटे V इधर ले आता हूं, या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N बटे R और -1 बटे R। ये आ गई N बटे V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू, अब R यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया बच्चों, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस 1 अपॉन R। ये एक्सप्रेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया। लाइन हटा देते हैं इसको, तो इस इक्वेशन को हम इनको हटा दें बच्चों, अब इनका काम समाप्त हो गया है। ये आपके पास नोट है ऑलरेडी, स्क्रीनशॉट आप
ले चुके हैं। तो जो फॉर्मूला आया गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का वो क्या आ गया, n/v -1/u बराबर n-1/r, ये फॉर्मूला आया। अब बच्चों मैंने एक तो ये फॉर्म हो गई, आप इस फॉर्म में याद रख सकते हैं इसको, या n मैंने बच्चों किसको लिख दिया था, 1 and 2 को मैंने n से रिप्रेजेंट किया था। अभी तो मैं चाहूँ तो यहाँ 1 and 2/v लिख सकता हूँ, -1/u लिख सकता हूँ, बराबर 1 and 2 -1/r लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक ही बात है। या 1 and 2 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, n 1 and 2 बराबर क्या होता है, n2/n1। तो एक नई फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, n2/n1, n2/n1 और v -1/u बराबर n2/n1 -1/r। अब मैं क्या काम करता हूँ, n1 से इसमें गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ क्या रह जाएगा बच्चों, n2/v -n1/u, n1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बराबर n1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या रह गया, n2 -n1/r, n2 -n1 से सब में गुणा कर दिया ना। तो ये अलग अलग निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में सूत्र आ गया गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, एक ही बात है। ये बच्चों कब आया है, जब n1 से मैंने गुणा किया है। इस बात का ध्यान रखना, आप हर एक पद में n1 का गुणा करेंगे इतना ही आएगा। देखो यहाँ n1 का गुणा करेंगे तो n1 कट जाएगा, n2 रह जाएगा। यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो n1 हो जाएगा, /r है ही। तो फॉर्म अलग अलग हैं। तो बच्चों ये रहा अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसे ध्यान रखेंगे और पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि आज हमने अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकाला है। अब बच्चों थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि जब हमने उत्तल दर्पण का मिरर फॉर्मूला निकाला था और अवतल दर्पण का निकाला था, दोनों के सेम आए थे। ठीक वैसे ही अवतल गोलीय पृष्ठ से जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला रहेगा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से भी। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, अपवर्तन का जो सूत्र है गोलीय पृष्ठों से वो यही रहेगा। तो उत्तल से भी यही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। कल हम इसको ड्राइव करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ से, वो भी यही आएगा बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही और कल सॉल्व करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।